हिस्ट्री। आवर टॉपिक इज रीजनल किंगडम। आज हम रीजनल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक मैप दिया गया है। ये इस मैप में आप लोगों को किंगडम्स के बारे में ही बताया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द मैप डिपिक्ट। इस मैप में आपको जो चित्रण दिया गया है वो किसका है? तो मेजर किंगडम्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 7 to 12th सेंचुरी, जो 7 से लेकर के 12th सेंचुरी तक के जितने भी किंगडम्स हुए वो सारे किंगडम इस मैप में आपको शो किए जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द मेन डायनेस्टीज दैट रूल। उस समय कौन कौन से जो शासक थे वो कौन कौन सी डायनेस्टी जो थी वो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इन द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो कौन कौन सी थी? चहमास, गुजारा, प्रतिहारा और चंदेलास। अगला है इन डिकेन। इन डिकेन में कौन सी थी डायनेस्टी? उस समय थी राष्ट्रकूटा। इन द एरिया अराउंड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन द ईस्ट, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर पलास थे। उसके बाद है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन सा था? कौन सी डायनेस्टी थी? वो थी चोलास, चेरास और पांड्यास। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, राइज ऑफ द न्यू किंगडम्स। नए नए जो भी राज्य हुए हैं, ठीक है ना, उनका उदय कैसे हुआ है, न्यू किंगडम्स का कैसे उदय हुआ है। हर्षवर्धन वाज द लास्ट रूलर ऑफ द कंट्रोल्ड अ लार्ज एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत था, ठीक है ना, प्राचीन भारत में जो सबसे बड़ा जो एम्पायर था, जो कंट्रोल कौन कर रहा था, जो लास्ट रूलर था वो कौन सा? हर्षवर्धन था। शॉर्टली आफ्टर द डेथ his empire broke up and the many new kingdoms appears in the northern India। ठीक है ना, जब उसकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? उत्तरी भारत में नए नए राज्यों ने जन्म लेना शुरू किया या उनका उदय हुआ और जो उसका राज्य था वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। The Chamanas and the Guzara Pratihara were in the main kingdoms among them। जो उन किंगडम से जो मेन थे वो कौन कौन से थे? चंदारास एंड द गुजारा प्रतिहारास। ठीक है ना, ये जो चौहान था वो बाद में चौहान के नाम से जाना गया। These kingdom constantly fought with each other। जो ये किंगडम्स थे वो क्या करते थे? लगातार आपस में झगड़ा करते रहते थे। For the supremacy and the expansion of their territories। किस लिए लड़ते थे? जो युद्ध होते थे, जो राजा युद्ध करते थे वो किस लिए युद्ध करते थे? वो वेल्थ को अर्जित करने के लिए, ज़्यादा धन संपदा को अर्जित करने के लिए करते थे और जो टेरिटरीज थी उसको बढ़ाने के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। तो उसके कारण होता क्या था? Thus the boundaries of their kingdoms kept changing frequently। तो वो लगातार उनकी जो सीमाएं थी वो धीरे धीरे बराबर चेंज होती रहती थी। कभी क्या होता था? किसी की सीमा बढ़ जाती थी, किसी की घट जाती थी, इस तरीके से। और ये क्यों होता था? ये होता था युद्ध के कारण। जब वो लोग युद्ध करते थे तो जो जीतता था वो उसकी टेरिटरी पे क्या करता था? अपना कब्जा कर लेता था, ठीक है ना, और जो दूसरा राजा था उसकी वही सीमा कम हो जाती थी। इस प्रकार से उन लोगों की जो सीमाएं थी वो नियंत्रित नहीं थी बल्कि घटती बढ़ती रहती थी। लेट अस फाइंड आउट हाउ दीज किंगडम्स एमर्ज। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो किंगडम थे वो एमर्ज कैसे हुए। बाय द 7th century द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड द वेरियस चीफ्स एमर्ज इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड द बिकेम इंपॉर्टेंट इन द किंगडम्स। जो 7th century था उसमें 7th century में द बिग लैंडलॉर्ड्स, जो जिनके पास ज़्यादा भूमि के टुकड़े होते थे वो, और जो वेरियस चिफ्टियंस होते थे वो, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में सब कॉन्टिनेंट में क्या किया था? अपने राज्यों के महत्व को बढ़ा लिया था। द रूलर एक्सेप्टेड देयर लैंडलॉर्ड्स एज देयर सबऑर्डिनेट्स एंड द समानता। और जो रूलर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था? ऐसे लोगों को एक पदवी दे रखी थी। वो क्या किसके नाम से जाने जाते थे? समानतास के नाम से जाने जाते थे या फिर सबऑर्डिनेट्स के नाम से जाने जाते थे। दिस समानतास गॉड गिफ्ट for the rulers attend their court regularly and provided them the military support whereas required। और समानता का काम क्या होता था? वो राजाओं को समय समय पे गिफ्ट दिया करते थे, डेली कोर्ट में जाते थे और क्या काम करते थे? अगर मान लो कभी उस राजा को युद्ध में जरूरत पड़ जाती है तो वो अपनी मिलिट्री की सहायता भी उनको प्रोवाइड करते थे। ये समानता उसका काम हुआ करता था। With time, the Samantas became powerful and the wealthy and assumed grand title as the Mahasamantas and the Mahamandaleshwara। जब उन्होंने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया और बहुत पावर इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने अपने खुद को एक टाइटल दिया। वो कौन सा टाइटल था? महासमांतास। और कौन सा नाम दिया उन्होंने? महामंडलेश्वर। उन्होंने अपने आप को खुद को ये उपाधि दी
a great lord of the region. Sometimes they declare themselves free from the control of their rule and they establish their independent kingdom. और बाद में उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो राजा की पावर से फ्री है, मतलब उनके ऊपर राजा का कोई भी प्रभाव नहीं है, वो उनके किसी भी दबाव में नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने फ्री किंगडम्स को क्या किया, इस्टेब्लिश कर दिया। क्योंकि जब उनके पास पावर आ गया, पैसा आ गया, तो उन्होंने अपने राज्यों को खुद से इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फॉर इंस्टेंस द राजपूतास वर सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्यास रूलर्स फ्रॉम कर्नाटका। शुरुआत में क्या हुआ था, उदाहरण के रूप में जो राजपूता था वो सबऑर्डिनेट था किसका, चालुक्यास का, जो कहाँ का राजा था, कर्नाटक का। इन द 735 CE राजपूता चीफ नेम दंती दुर्गा डिफीटेड द चालुक्यास एंड एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल इन द डिकेड। उसने क्या किया, 753 में राजपूता जो चीफ था जिसका नाम क्या था, दंती दुर्गा था, उसने चालुक्या को क्या किया, डिफीट किया और जो उसका राज था उस पर अपना पूरा कंट्रोल साबित कर दिया। ठीक है। हाउएवर दंती दुर्गा वाज नॉट ए क्षत्रिय बाय बर्थ। जो दंती दुर्गा था वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था। तो जो शुरू से क्षत्रिय नहीं होते थे तो उनके राज्य को सारे जो लोग थे, वो वहाँ की जनता थी, तो वो इतनी जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। एंड इट वॉज ए डिफिकल्टी फॉर द नॉन क्षत्रिय टू बी एक्सेप्टेड एज ए रूलर। वह जो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ के रूलर्स हुआ करते थे, अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो वहाँ की जनता जो थी उनको एज ए रूलर एक्सेप्ट नहीं करती थी। Therefore, इसलिए टू गेन द स्टेटस ऑफ द क्षत्रिय, तो उसने क्या काम किया, क्षत्रिय स्टेटस को गेन करने के लिए उसने एक रिचुअल्स कार्ड हिरण्यगर्भ महादना विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण। उसने एक अनुष्ठान को करवाया जिसको हम क्या बोलते हैं, हिरण्यगर्भ महादना। किसकी हेल्प से, जो उस समय जो पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते, उनकी सहायता से उसने ये अनुष्ठान कराया। हिरण्यगर्भ लिटरेरी मीन्स, जो हिरण्यगर्भ का जो लिटरेरी मीन होता है वो होता है गोल्डन बॉर्न। द पर्सन हु द परफॉर्म दिस रिचुअल्स वाज कंसीडर्ड टू बी बॉर्न अगेन एज अ क्षत्रिय। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो इस प्रकार का अनुष्ठान कराता है वो जो दूसरा जन्म लेता है वो क्षत्रिय का ही होगा, ऐसा माना गया है। देयर आर सम इंस्टेंस वर नॉन क्षत्रिय मेन फ्रॉम influenced family use their military skills to establish their own kingdom। ऐसा माना जाता है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो नॉन क्षत्रिय थे, मतलब जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रभावशाली फैमिली के प्रभाव से या जो मिलिट्री की उनका स्किल था उसकी सहायता से उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिया था। In 750 CE the Pala dynasty was established by the Gopala in the Bengal region। 750 CE का मतलब जानते हैं ना, कॉमन एरा। ठीक है। तो जो 750 CE में पाला डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, गोपाला के द्वारा, इन द बंगाल रीजन। कहाँ पर, बंगाल रीजन में। वेयर अ गोंडा किंग नेम्ड शशांका, जहाँ का राजा कौन था, शशांका था। हैज डाइड विदाउट द लिविंग बिहाइंड द सक्सीजर, जो कि मर गया था किसके बिना, अपना किसी उत्तराधिकारी दिए बिना ही वो मर गया था। गोपाला was elected as ruler by the chieftain of the Bengal and the Bihar region। तो बिहार और बंगाल के जो chieftain थे उन्होंने उसे एज ए रूलर को रूलर मान करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप लोगों का एक चोला किंगडम में आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उस समय के जो कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनके समय के, तो उसमें क्या था उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। According to the instructions of the Chola kings of the medieval period में चोला किंग्स हुआ करते थे, उनके जो अभिलेख मिले हैं उसके अनुसार over 400 different kinds of the taxes were collected from the people। लगभग 400 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस थे वो लोगों से क्या किए जाते थे, लिए जाते थे। वो कौन कौन से टैक्सेस थे, the most frequently mentioned taxes are the Vitti and the Kadamite। जो आपके जो मेन जो टैक्स थे जिनको बार मेंशन किया गया वो आपके हैं विट्टी और कादमाई। विट्टी was taken in the form of the forced labor and the peasants were forced to work for the king or the village landlords for free। जो विट्टी होता था वो किस प्रकार का कर होता था कि जो किसानों से फोर्सली राजा के खेतों में और फिर जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके खेतों में फ्री काम करने के लिए उनको क्या करते थे, फोर्स किया जाता था जबरदस्ती। एज ए किसके रूप में,
टैक्स के रूप में कि भाई आप टैक्स नहीं दे सकते तो आप ये काम कीजिए। कादमाई वाज द लैंड रेवेन्यू दैट द पीजेंट हैड टू पे टू द किंग्स। जो कादमाई थी वो राजा को, जो किसान थे वो राजा को रेवेन्यू के रूप में पे करते थे। टैक्सेस वर नॉट टेकन ऑन thatching the house using a ladder and a climb palm tree on the inheritance family property। देखिए और क्या होता था, और कौन कौन से टैक्सेस थे कि अगर उनको अपने घर के ऊपर छप्पा वगैरह जो छाना जानते होंगे आप लोग, गाँव में छाया जाता है, इसलिए क्या अगर छानते थे तो उसका भी वो राजा को टैक्स देते थे। और क्या करते थे, अगर उनको कोई पाम की ट्री पे चढ़ना है तो उसके जो राजा की क्या करते थे, जो लैडर्स को यूज़ करते थे, सीढ़ी को यूज़ करते थे, उसके लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता था। और किस प्रकार का टैक्स था, और जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से कोई भी संपत्ति प्राप्त हुई है तो वो प्राप्त वो तभी कर सकता है जब उसका कुछ हिस्सा वो राजा को एज ए टैक्स के रूप में देता था। ये चोला के जो चोला किंगडम था उस समय के, ये इस प्रकार के टैक्सेस लोगों से लिए जाते थे। अब उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय द चोला किंग्स। वो कौन कौन से थे, मतलब कितने प्रकार के थे, वो थे मोर देन 400 टैक्सेस। वो कम से कम 400 से ज़्यादा के टैक्सेस थे। What do you think kings did with the so many taxes? For maintaining the army, ठीक है ना, maintaining fort, for fear of works। मतलब ये जो टैक्स लिए जाते थे राजा लेते, तो वो लेते क्यों थे भाई, वो इसीलिए लेते थे। अगर देख लीजिए, अगर आपको देश को चलाना है तो जो हमारी सरकार है वो जो टैक्स लेती है ना, तो हमारे वेलफेयर के लिए वो टैक्स लेती है। वो जो हम लोगों से टैक्स लेती है वो हमारे देश की जो काम है, सड़कों को बनवाना है, लाइटिंग की व्यवस्था देखनी है, ठीक है, मेंटेनिंग जितना भी काम होता है, वो जो पब्लिक टैक्स देती है उसी की टैक्स से ही वो आगे की चीज़ों को मेंटेन करती है। उसी प्रकार से जो राजा हुआ करते थे वो टैक्स लेते थे। तो टैक्स के रूप में जब वो लेते थे तो क्या करवाते थे, जैसे मंदिरों को बनवाते थे, किलों की मरम्मत करवाते थे, और जो उनकी मिलिट्री थी उसको मेंटेन करने के लिए उन पर वो पैसा खर्च करते थे, जो वो लोगों से टैक्स लेते थे वो अलग पैसा। Name any two taxes that are collected these days by the government। अब वही पूछा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट आज के समय टैक्स लेती वो कौन कौन सी, वो गुड्स एंड सेल्स, सामानों में आयात निर्यात का जो टैक्स होता है वो लेती है, ठीक है ना, सेल्स टैक्स लेती है और टोल टैक्स लेती है। जैसे जानते हैं आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो गाड़ियाँ निकलती हैं तो उसका टैक्स देते हैं ना आप लोग रास्ते में, वही होता है टोल टैक्स। अगला पॉइंट है आपका, मैनेजिंग द न्यू किंगडम्स। जो भाई राज्य तो बन गए, ठीक है ना, लेकिन राज्य को मेंटेन कैसे किया जाता था, उसकी मेंटेनेंस के लिए राजाओं की किस चीज़ की जरूरत पड़ती थी। अब आप लोग वो देखिए, the above activity tell us that kings collected different types of taxes from people. We must be the wondering why it was so important for the kings to collect taxes and who collected taxes of them. Let us find answer to these questions. Before that, let us understand the position of the medieval kings in their kingdom। देखिए ऊपर की जो एक्टिविटी जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई है थोराज वाली, तो जो एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग जो राजा टैक्स लेते थे, तो आप लोग सोचते होंगे, सोच करके आश्चर्य होता होगा कि टैक्स लेते क्यों थे और इस टैक्स का वो करते क्या थे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जानेंगे कि वो टैक्स लेते क्यों थे, ठीक है ना, और इस टैक्स जो कलेक्ट करते थे टैक्स, उसका हम लोग करते क्या थे। द किंग्स वर द सुप्रीम पावर इन द किंगडम। राजा जो है वो अपने पावर को सुप्रीम करने, सर्वोच्च करने के लिए क्या करता था, द किंग्स वर सुप्रीम पावर इन द किंगडम। द किंग्स वर द सुप्रीम पावर इन द किंगडम। जो राजा हुआ करता था उसके पास सर्वोच्च अधिकार होता था। द रूलर्स आर depicted themselves as a brave, fearless and the victorious various in the Praesties। देखिए Praesties आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ी होगी, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, एक ताम्र की एक वो होती थी, एक धातु होती थी जिसमें वो राजा जो भी कहता था। भाई देखिए उस समय की चीज़ों को हम लोग तो जानते नहीं हैं कि राजा उस समय कैसा था, उसका रूल कैसा था, कौन सी उसकी पॉलिसीज थी, लेकिन हम लोग किसके द्वारा जानते हैं, जो लिखित रूप में हम लोगों को मिला है। और लिखवाया किसने, राजा ने तो लिखवाया। तो राजा उस समय अपने मन का कुछ भी लिखवा सकता था। तो जो प्रेस्टीज में मिला है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग मानते यही कि उस समय जो राजा जो भी हुआ है उसके वही रूल्स रहे होंगे, वही। तो राजा ने अपने आप को कैसे प्रेडिक्ट किया, उन्होंने ये दिखाया है कि वो फियरलेस थे, मतलब उनको किसी से डर नहीं लगता था, वो महान योद्धा थे, ठीक है ना, बहुत ही काइंड थे। इस प्रकार के उन्होंने अपने सारे जो गुण थे, उन्होंने सारी अपनी जितनी भी प्रशंसा थी उन्होंने प्रेस्टीज में उसको लिखवाया है। रिटन एंड दिया प्लेस बाय द लर्न ब्राह्मण। उसको लिखा किसने, ब्राह्मण ने लिखा। और लिखा किसमें जाता था, ये लिखा जाता था संस्कृत भाषा में, जो कि ब्राह्मण ही उनकी जो ब्राह्मण की जो भाषा है वो ये तो है संस्कृत।
तो या तो वो ब्राह्मण है उसको पढ़ सकता है, ठीक है, या जो बहुत पढ़ा लिखा उस समय होता था वो पढ़ सकता था, बाकी सब लोग उसको नहीं पढ़ सकते थे। एक चीज़ तो ये थी। फिर रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती थी, जो वहाँ की राज की भाषा होती थी उसमें वो चीज़ें जो राजा कहता था वो लिखी जाती थी प्रशस्तीज में, ठीक है। Despite this title and the prestige, the king could not rule all by himself, and the shared power with the Samantas and the very associated of the peasant traders and Brahmins who helped in the run of his kingdom. देखिए राजा अकेले तो और अपने राज्य को चला नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद इतना बड़ा राज हुआ कि हर जगह जा जाके कुछ चीज़ों को देखेगा ही। तो उसने क्या किया था, कुछ कैटेगराइज कर दिया था, कुछ चीज़ों को उन्होंने बांट रखा था। जैसे समंताज, उनका काम था कि वो जो उनको भूमि का टुकड़ा दिया गया उसकी देखभाल करें, ठीक है ना, और राजाओं को जो समय समय पे उनको सलाह देते थे, ठीक है ना। जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, एसोसिएशन थे, वो भी उनका ध्यान रखते थे, और जो किसान थे सब मिल करके एक किंगडम को चलाने का काम करते थे, पूरी सहायता करते थे राजा को। People from the influenced families and the close relatives the kings held their position in argument. These positions were often hereditary. और जो भी ये पोजीशन राजा के द्वारा दी जाती थी या तो वो उनके रिलेटिव हुआ करते थे या उनको विरासत के रूप में मिलती थी। रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू और द टैक्सेस वर द मेन सोर्सेज ऑफ द इनकम ऑफ द मेडिवल किंग्स। जो मध्यकालीन राजा हुए उनका जो मेन सोर्सेज था टैक्स, जो मेन सोर्सेज था मतलब धन इकट्ठा करने का जो मेन सोर्सेज था वो था टैक्स, और टैक्स के द्वारा धन को इकट्ठा करते थे। देयरफॉर द रेवेन्यू कलेक्शन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजिंग किंगडम। तो जो ये टैक्स है वो किंगडम को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टैक्सेस वर द गिफ्ट ऑन द वेरियस रिसोर्सेज प्रोड्यूस इन द किंगडम। किंगडम में जो भी जितने प्रकार के प्रोड्यूस हुआ करते थे उसमें वो क्या करते थे, टैक्स को लगाते थे, लागू कर देते थे। द पीजेंट कैटल कीपर्स एंड द आर्टिसंस यूज्ड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। जो किसान हुआ करते थे, ठीक है ना, और जो कैटल कीपर्स होते थे जो मवेशी रखते थे अपने पास वो, और जो भी हमारे कारीगर होते थे वो अपने जो कुछ भी वो पैदा करते थे अपना एक हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देते थे। The traders also had to given a part of their income as a tax। जो ट्रेडर्स होते थे वो भी अपनी इनकम का कुछ परसेंट जो है राजा को टैक्स के रूप में देते थे। Taxes was collected as a rent for the using of the resources on the land that the ruler owned। जो राजा की अपनी खुद की भूमि होती थी जब वो उसको यूज करने के लिए लोगों को देते थे तो उस पर भी वो क्या करते थे, टैक्स उससे भी वसूलते थे। The resources collected as tax were used to pay the expenses of the royal household, construction of temple and the fort, managing the kingdom and the fighting wars of the protecting and the expanding of the territories। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वो भी टैक्स जितना भी इकट्ठा करते थे वो अपना उसको एक्सपेंस कहाँ करते थे, वो उसको खर्चते कहाँ थे, वो उसका खर्चा करते थे। जैसे कि रॉयल शाही जो हाउस होल्ड थे उनको बनवाने में, उनकी मरम्मत करवाने में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल मंदिरों को बनवाने में, फोर्ट को बनवाने में, किंगडम्स के मैनेज करने में, और फाइटिंग वार्स ऑफ द प्रोटेक्टिंग। जो वार्स होते थे, जो लोग लड़ते थे, तो सैनिकों को किस चीज़ की ज़रूरत है उस समय, ठीक है ना, जो उनके कौन से अस्त्र शस्त्र की उनको ज़रूरत है उसमें वो सारे पैसे को क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे, उसमें लगाते थे, और अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए, अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट है आपका लैंड ग्रांट। राजा जब प्रसन्न हो जाया करते, जैसे ब्राह्मीण है, ठीक है ना, अब जो समांताज हुए हैं ये सब क्या हुए हैं, इन सबको राजा खुश होकर के कुछ जमीन दे देता था, कहता था कि ये सारा पूरा इस पर होल्ड आपका ही है, ठीक है ना। तो वो जो उस पर जो चीज़ें भी बनवाते थे, जैसे कि आप उन्होंने उस पर मंदिर बनवा दिए, ठीक है ना, या कुछ भी उन्होंने बनवा दिया, तो जो उससे भी पैसा आता था वो भी लोगों से क्या करते थे, उस पर भी टैक्स के रूप में, जिनको जमीन दी जाती थी वो भी उससे टैक्स के रूप में पैसा वसूलते थे, ठीक है ना। तो यह है लैंड्स। तो किंग्स ऑफ gave grants to tax free lands of the Brahmins and the temple authorities। जो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि राजा क्या करते थे, राजा करते थे कि ब्राह्मण्स को फ्री में जमीन देती, उस पर वो क्या काम करते थे, ब्राह्मण्स मंदिर बना देते थे, तो पूरी अथॉरिटी ब्राह्मण्स की हो जाती थी। अब उस मंदिर से जो भी टैक्स आएगा वो किसको मिलेगा, ब्राह्मण को मिलता था, वो उसके पूरी तरीके से लेने के हकदार थे। हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ द कश्मीर। अब हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री क्या है, जो कश्मीर के राजा हुए उनकी हिस्ट्री क्या है। कलहारा एक प्रकार के एक कौन थे, वो ऑथर थे जो कि कौन सी शताब्दी में हुए हैं, 12वीं शताब्दी में हुए हैं। तो उन्होंने जो कश्मीर के जितने भी राजा हुए उनके बारे में लिखा है कि उनके उस समय के
सोशल और पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, उस बारे में उन्होंने एक पोयम में लिखा है, जो कि जो पोयम है वो किसमें है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उसमें उन्होंने क्या बताया है, ये आप लोग सुनिए। कल्हाना हु लिव्ड इन द 12th century composed a long संस्कृत पोएम ऑन द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स कश्मीर। कश्मीर के जो राजा हुए हैं उनके बारे में उन्होंने संस्कृत में पोएम लिखी है। दिस हिस्टोरियंस पोएम्स नोन एज द राजा तरंगी और द रिवर्स ऑफ द किंग्स, रिवर ऑफ द किंग, ठीक है ना। जिसको जो ये हिस्टोरियंस पोएम है उसको किसके नाम से जानते हैं, राजा तरंगी के नाम से जानते हैं या फिर रिवर ऑफ किंग के नाम से जानते हैं। प्रोवाइड वैल्यूबल सोशल एंड द पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर। और जो ये पोएम है वो किसके बारे में बताती है, कश्मीर की उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी और पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, जो बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। टू राइट द कंपोजिशन कल्हाना हैज़ यूज्ड अ वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल रिसोर्सेज सच एज द इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड द अर्लियर हिस्टोरीज। अब इस जो पोएम उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने किन किन चीज़ों की सहायता ली है, किन किन चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया है। कौन कौन सी चीज़ें थी, वो चीज़ें थी आपकी इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे अभिलेख थे, डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज हैं, आई विटनेस है, अकाउंट्स हैं, और द जो पुरानी स्टोरीज थी उनको उन्होंने उनकी सहायता ली है और उसके द्वारा उन्होंने इस पोएम को लिखा है। द पोएम प्रेजेंट, जो ये पोएम वो प्रेजेंट करती है आ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रूलर्स एंड देयर पॉलिसी। जो उस समय राजा हुए हैं उनकी, ठीक है ना, उनके आलोचनात्मक विश्लेषण को वो प्रस्तुत करती है। कौन करता है प्रस्तुत, जो उन्होंने कविता लिखी है संस्कृत में, ठीक है। तो अब आज मैंने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है और अगले जो पॉइंट्स हैं अगर जिस चैप्टर के वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। अगर इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ आप उसमें भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यूट्यूब में जो आपका चैनल है उसके द्वारा भी आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरे सॉर्ट आउट करने